में। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, आकाश और राघव आपस में बातें कर रहे हैं। वे चावल के पौधे और प्याज के पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। आकाश कह रहा है चावल के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बात बिल्कुल सही है। राघव कहता है प्याज के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर दोनों की बातें सही हैं, आकाश और राघव दोनों की बातें सही हैं। आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न है ये इसमें हमारा, नीचे दी गई फसलों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर कुछ फसलों के नाम हमें दिए गए हैं, आपको इनका वर्गीकरण करना है। चावल, प्याज, गन्ना, तिल, कपास, मटर, केला, सेब, तरबूज, बादाम, गेहूँ। तो इनको हमें कम पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसमें बांटना है। तो कम पानी की ज़रूरत वाली फसलें यहाँ पर हैं, जैसे तिल है, मटर है, सेब है, बादाम है, गेहूँ है। और ज़्यादा पानी की जो आवश्यकता होती है, जैसे चावल है, प्याज है, गन्ना है, कपास है, केला है, तरबूज है, इन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप इनका बंटवारा कर देंगे, वर्गीकरण कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, जैविक खाद एवं रासायनिक खाद में अंतर लिखिए। एक तरफ जैविक खाद है, एक तरफ रासायनिक खाद है। तो देखिए, जो जैविक खाद होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इससे स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल ही आप एक तरह से यूँ समझ सकते हैं कि जो जैविक खाद होता है वो पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। इससे जो मिट्टी होती है खेत की, वो भी उपजाऊ रहती है, मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जीव जंतु जो मान लीजिए खेत में फसल पैदा होती है, घास होती है, उसको खाते हैं, उन्हें भी नुकसान नहीं होता है। और फिर गाय भैंस का दूध हम पीते हैं तो हमारे लिए भी वो नुकसानदायक नहीं होता है। जबकि रासायनिक खाद का यदि ज़्यादा इस्तेमाल होता रहेगा, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल रासायनिक खाद का अब होता है, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबसे पहले अंतर में किस तरह से लिखना है, जैविक खाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, रासायनिक खाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैविक खाद को घर पर बनाया जा सकता है, जबकि रासायनिक खाद कारखानों में बनती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनती है, इंडस्ट्री में बनती है। और आगे, जैविक खाद के प्रयोग से खेत की मिट्टी के लिए ये बहुत लाभदायक है, और ये खेत की मिट्टी के लिए लंबे समय में इस्तेमाल जब होता रहेगा तो ये मिट्टी के लिए हानिकारक है। ये मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको ख़त्म कर देता है। आगे बढ़ते हैं, इसी पार्ट में ये अगली वर्कशीट है, रासायनिक खाद का प्रयोग करने से क्या क्या नुकसान होता है। देखिए, रासायनिक खाद का प्रयोग करने से पहले तो मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है, उसका जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। मिट्टी में उपस्थित कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जल प्रदूषण का खतरा बढ़ता है, मनुष्य और जानवरों दोनों के स्वास्थ्य को ये नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से आप इसके नुकसान लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद अधिक फायदेमंद है, क्यों? ये हमें लिखना है, क्योंकि जैविक खाद स्वास्थ्य और मृदा दोनों के लिए लाभदायक है। इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है, मृदा की उर्वरता को ये बढ़ाता है, उसको उपजाऊ बनाता है, मिट्टी में जान डालता है। तो इसलिए जैविक खाद बहुत ज़्यादा मिट्टी के लिए उपयोगी होता है, फायदेमंद होता है, पर्यावरण को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अमन की माँ अपने खेत में गोबर की खाद का उपयोग करती है और रमेश अपने खेत में यूरिया की खाद का उपयोग करता है। आने वाले समय में किसके खेत को ज़्यादा नुकसान होगा और क्यों? देखिए, क्योंकि रमेश जो है वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहा है, तो आने वाले समय में रमेश के खेत को ही ज़्यादा नुकसान होगा। उसकी मिट्टी की गुणवत्ता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, उसकी फसल का उत्पादन धीरे धीरे घटता चला जाएगा, और उससे पैदा होने वाली जो फसल है, जब उनका इस्तेमाल रमेश करेगा तो उसके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं, रमेश के खेत को अधिक नुकसान होगा, क्योंकि यूरिया के प्रयोग से धीरे धीरे मृदा की गुणवत्ता कम होती जाएगी, मृदा की उत्पादन क्षमता घटती चली जाएगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगली वर्कशीट में पहला प्रश्न है, फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किसान क्या करता है? फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किसान अपने खेत में फसल में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, जिससे उसमें जो कीड़े लगते हैं फसल में वो मर जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कॉलम ए में दिए गए कृषि उपकरणों को कॉलम ब में दिए गए उनके उपयोगों से मिलाइए। जैसे
हंसिया जो होता है ये कटाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। कुदाली को जो है गुड़ाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीड ड्रिल ये बीज बोने के लिए इस्तेमाल होता है। स्प्रिंकलर सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप इसका मिलान कर देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। खेत से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन से औजार का उपयोग करते हैं? तो खरपतवार निकालने के लिए, खरपतवार एक तरह से ऐसे पौधे होते हैं, ऐसी घास होती है जो फसल को बढ़ने नहीं देते हैं। फसल को जो भी हम खाद पानी डालते हैं वो जो एक्स्ट्रा पौधे फसल के साथ साथ उग आते हैं वो उसका इस्तेमाल वो भी करते हैं। इससे जो है फसल को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। तो जैसे हल है, हल से भी खरपतवार को निकाला जा सकता है। इसी तरह से कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर से भी खरपतवार को निकाला जा सकता है। तो इसमें दो विकल्प सही हैं, तो आप इन दोनों को चुन सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इसमें, फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभावों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात, वे फसल कटाई में व्यवधान डालते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर फसल में खरपतवार बहुत ज़्यादा है तो वे फसल की कटाई में व्यवधान डालते हैं। वे फसल की वृद्धि में सहायता करते हैं, बात बिल्कुल गलत है। वे फसल की वृद्धि में सहायता नहीं करते हैं, वो फसल को बढ़ने से रोकते हैं। वे फसल के पौधों के साथ जल, पोषकों, स्थान और प्रकाश के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वे पौधों के वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, ये बात भी सही है। तो यहाँ तीन विकल्प सही हैं, जैसे कै, गै और घै। कै, गै और घै, तो आप जो है इस विकल्प को चुन लेंगे। उपरोक्त सभी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें एक कथन गलत हो गया है और इसमें कै ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप जो है इसमें कै ऑप्शन भी अपने इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ तीन विकल्प सही हो रहे हैं। वे फसल कटाई में व्यवधान डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, ये आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न है, फसल तैयार होने के बाद उसका भंडारण किसान कहाँ करता है? तो जब फसल तैयार हो जाती है तो किसान उसका भंडारण अपने घर पर भी कर सकता है और करता ही है। और कुछ फसल ऐसी होती हैं जिनकी सुविधा किसान के घर पर नहीं होती है, तो किसान उन्हें स्टोरेज में जो है, जो कोल्ड स्टोर वगैरह रहते हैं, भंडारण गृह रहते हैं, वहाँ पर उनका भंडारण कर लेता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, फसल का भंडारण करने में किसान को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सोच कर लिखिए। जैसे सबसे पहली बात यह है, सही जगह का चुनाव करना भी किसान के लिए एक चुनौती होती है। मान लीजिए उसके पास कोई ऐसी फसल है जिसको वो अपने घर में तो भंडारण नहीं कर सकता है, लेकिन वो उसे कहीं और भंडारण उसका करना चाहता है जिससे कि वो उसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सके या फिर समय आने पर बाजार में बेच सके। तो क्योंकि जो जहाँ पर वो उसको रखना चाहता है वहाँ जो है उसको फिर पैसा अलग से खर्च करना पड़ेगा। जितने समय तक वो उसको वहाँ पर रखेगा उसको उतना ही किराया देना पड़ेगा। तो ये भी उसके सामने एक परेशानी है। दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर फसल बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको गोदाम तक ले जाने में या फिर जहाँ वो उसको स्टोर करना चाहता है वहाँ तक ले जाने में उसको भी जो है साधन चाहिए और उससे भी जो है उसके सामने परेशानी होती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वो सही जगह का चुनाव या सही जगह मिलने की परेशानी रहती है। फिर नमी से भी बचाना है, कीट से भी बचाना है, चूहों से भी बचाना है, उसको बारिश से भी बचाना है, बारिश आदि से भी बचाना है। ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। ये सब उसके सामने परेशानियाँ रहती हैं। आगे देखते हैं हम, इसमें अगली वर्कशीट है ये, हम और हमारी फसलें। इसमें देखते हैं हरित क्रांति के जनक कौन हैं? हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो आप इसमें क्या लिखेंगे? हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं और हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो 1960 के दशक में हुई थी। ये आप इसमें लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, हरित क्रांति की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि उस समय हमारे देश में सबसे बड़ा संकट था खाद्यान्न का। तो देश को खाद्यान्न संकट से बाहर निकालना, कृषि उत्पादन में कम समय में विशेष वृद्धि कर
उसे दीर्घकाल तक बनाए रखना और कृषि में व्यावसायिक दृष्टिकोण को अपनाना, इसलिए इन सभी की जरूरत थी। तो हमें हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी और इसलिए हमने नए नए बीजों को इस्तेमाल किया जो आधुनिक हो सकते थे। नई नई उसमें तकनीकी का इस्तेमाल करके जो बीज में सुधार हो सकता था, फिर उनसे फसलों को पैदा किया गया। तो ये इसलिए हमें हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी। आगे HYB बीज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो HYB बीज होते हैं एक तरह से हाइब्रिड बीज होते हैं। तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं? आप लिख सकते हैं, एक ही पौधे की 2 या 2 से अधिक किस्मों के परागकणों को मिलाकर अर्थात नियंत्रित संकरण कराकर जो बीज बनाए जाते हैं उन्हें ही HYB बीज कहते हैं। ये हाइब्रिड एक तरह से बीज होते हैं। ये जिन बीजों को मिलाकर बनाया जाएगा और नया बीज जो आता है वो उन पहले वाले बीजों से अच्छा माना जाता है। तो ये एक तरह से इस तरह के बीज होते हैं। ये जो हैं आप यूँ समझ लीजिए कि ये वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करके इन बीजों को पैदा किया जाता है, बनाया जाता है। आगे, निम्न में से हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध था कृषि उत्पादन से। तो इस तरह से ये हमारा प्रकृति कक्षा 5 की जो कार्य पुस्तिका है उसके 9वें पार्ट हम और हमारी फसलें, इस पार्ट की जो इसमें वर्कशीट दी गई हैं उन सभी का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।